बावजूद अपने साहित्य को लोगों के बीच तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए हम सभी एक ऐसे नींव को रखेंगे जिसके द्वारा हम अपनी रचनाओं को प्रकाशित करके लोगों के बीच तक पहुंच पाएंगे। तो करीब 5 से 7 साल 8 साल तक हमको इंतजार करना पड़ा, और फिर अभिषेक प्रकाश जी सेवानिवृत्त हुए, निधि तिवारी जी सेवानिवृत्त हुए, और मुझे तब भी 1 साल का वक्त बाकी था रिटायर होने के लिए। तो इन लोगों ने उस कार्यक्रम को, जिसके हम लोगों ने सपने देखे थे, उनको साकार रूप देना शुरू किया। और फिर सभी लोगों की बड़ी मेहनत हुई, और 26 रचनाकारों के साथ हमने एक सम्रांजलि काव्य संग्रह का निर्माण किया। और वह पिछले साल, पिछले के पिछले साल, अब तो हो चुका, सन 2022 में 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर हम सभी के सामने लोकार्पण कार्यक्रम के द्वारा आई। उसके बाद हमारा विचार था कि 16 दिसंबर को ही सन 2023 में हम सम्रांजलि कहानी का लोकार्पण करेंगे, परंतु हालात कुछ ऐसे बने। अब हालात के बारे में मैं क्या बोलूं। कहानी के नाम पर कुछ लोगों ने बोला कि मुझे कहानी लिखनी नहीं आती। अब जब मैंने ये सुना कि साहित्यकार हैं, वो भी सेना से जुड़े, और वो बोल रहे हैं कि उन्हें कहानी लिखनी नहीं आती, तो मैंने कहा आपकी तो जिंदगी ही सबके लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कहानी लिखनी नहीं आती। और ऐसा कहा जाता है, और मैंने खुद कई लोगों को देखा है कि जब युद्ध की रणभूमि में हम अपने साथियों को नहीं छोड़ते, कोई घायल हो जाता है, तो फिर जब साहित्य की कर्मभूमि थी तो किसी को कैसे पीछे छोड़ दिया जाता। शुरू में 6 लोगों ने कहानियां भेजी थी, फिर 6 से काफी निवेदन किया, आग्रह किया, तो 6 से 12 हुए, 16 हुए, 18 हुए। फिर 18 होने के बाद कई लोगों ने बोला हाँ अब तो किताब बन जाएगी। तो मैंने कहा किताब तो बन जाएगी, लेकिन पिछली बार 26 है, तो इस बार 26 से कम पर हम कैसे संतोष कर लें। तो फिर काफी मैंने लंबा इंतजार किया, सबको एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन दिए। तो इस वजह से 16 दिसंबर को जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया। पर आखिरकार मैं 30 लेखकों को लेखक बनाकर इस कहानी संग्रह में जोड़ने में सफल हुआ। और अब 30 लेखकों के साथ ये सम्रांजलि कहानी संग्रह हम सभी के बीच आ चुकी है। और आज उसका लोकार्पण कार्यक्रम हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कल शाम को ही, और ये सब कुछ अभिषेक जी ने अपने कंधों पर उठाया और एक दिन में पूरी रूपरेखा तैयार की। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि साहित्यकार रूप में हम सैनिक हैं। तो जब हम दुश्मनों के बीच पहुंचते हैं तो अपनी मौजूदगी से ही खलबली मचा देते कांपने लगता है। तो अब सैनिक रूप को थोड़ा सा कोने में रखकर जब हमने साहित्यकार रूप धारण किया है, तो क्या हम अपनी लेखनी से समाज को एक नई राह नहीं दे सकते? यह एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी विधा में सबके सामने आई। सम्रांजलि से जुड़े हुए रचनाकार ये सभी वो जवाब देने के लिए तैयार हैं कि हम साहित्यकार रूप में भी समाज को एक नई राह दे सकते हैं। तो अब मैंने सम्रांजलि की पृष्ठभूमि को सभी के सम्मुख रख दिया है। अब अभिषेक जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम का रूपरेखा के हिसाब से संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इच्छित जी। आपने इस अपने उद्गार के दौरान कई बार मेरा नाम ले लिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सम्रांजलि कहानी संकलन को मूर्त रूप देने में आपका बहुत अथक प्रयास रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। और लगातार आपके कह सकते हैं कि प्रेरणा की वजह से और लगातार आपके प्रयासों की वजह से ही आज हमारे पास में सम्रांजलि कहानी संकलन जो है वो मूर्त रूप में हमारे पास में है। आज के इस सम्रांजलि के विमोचन कार्यक्रम में कह सकें कि बहुप्रतीक्षित, बहुत समय से हम इसके इंतजार में थे। और इस विमोचन कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि, हम सबके चहेते आदरणीय एडमिरल नूर साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हम सबके बीच लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह सकते हैं कि मंचों की शान है हमारे बहुत ही प्रख्यात हास्य कवि सर्वेश अस्थाना सर का मैं अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। इसके साथ साथ में हमारे बीच में डॉक्टर राजीव रावत सर IIT खड़गपुर से जुड़े हुए हैं, जो कि राजभाषा के क्षेत्र में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में डॉक्टर शैलजा सिंह हैं, जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ और भी बहुत सारे अतिथि हैं, सभी लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं है। श्री विनय सिंह सर, जो कि फिलहाल वर्तमान में लोकसभा सचिवालय में कार्यरत हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बाकी जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, जो लोग
आज इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने समय निकाला, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करता हूं। और हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। समरांजलि का लोकार्पण और साथ में हमने एक काव्य गोष्ठी का भी कार्यक्रम रखा है। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो अपनी कविताओं की प्रस्तुति आज यहाँ हम सबके साथ साझा करेंगे, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आज के जो आमंत्रित अतिथि एवं कविगण हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा करी, आप सभी लोगों का सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का एक छोटा समूह है, हम सभी लोग जो है अलग प्रयास कर रहे हैं, अलग कार्यों में लगे हुए हैं और फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग के सानिध्य में, आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग इस साहित्यिक श्रृंखला को आगे लेकर के बढ़े। जैसा कि इच्छित जी ने बताया, इस समरांजलि की जो नींव है वह आज से लगभग 2 वर्ष पहले हमने रखी और इस श्रृंखला में सबसे पहले हम लोगों ने समरांजलि सीमा से साहित्य तक का सफर इस नाम से एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। 16 दिसंबर 2022 को समरांजलि विमोचन समारोह हमने किया था। हालांकि इसे भी हमने ऑनलाइन ही किया था। ऑनलाइन करने के पीछे वजह यह है कि हमारा जो समूह है, हमारे समूह के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चूंकि सारे के सारे लोग, अधिकांशतः लोग किसी न किसी तरीके से सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस इत्यादि इस तरह के बैकग्राउंड्स जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को एक पटल पर लाने का जो माध्यम है वह सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन माध्यम हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम है। और इसी वजह से हमने 16 दिसंबर 2022 को, उस दिन विजय दिवस था, उस दिन हम लोगों ने समरांजलि का विमोचन किया था। और उसके पश्चात इस समरांजलि हमारा जो काव्य संकलन था, इसको लेकर के काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई थी, लोगों ने काफी सराहना करी इसकी। इससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ। हम लोगों ने जो भी समरांजलि के साहित्यकार थे उन लोगों को हमने समरांजलि सम्मान दिया। इसके पश्चात में हम लोगों ने उसी वक्त ये तय किया था कि हम लोग अगले साल में, यहाँ प्रस्तावित तिथि 26/1/2023 है, वो त्रुटिवश वो 2022 हो गया है, तो हमने यह प्रस्तावित किया था कि हम लोग 2023 जनवरी में समरांजलि का कहानी संकलन लेकर के आएंगे, क्योंकि हम बहुत उत्साहित हो गए थे। समरांजलि जो काव्य हमारी पुस्तक थी, उसको इस तरीके से लोगों ने सराहा था कि उस उत्साह में हम लोगों ने यह डेट निश्चित किया था और उसके बाद हम लोगों ने कहानियां आमंत्रित करी। पर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और चूंकि सब लोग अलग अलग अपने अपने प्रोफेशन में भी व्यस्त रहते हैं, इसकी वजह से हम इसको कर नहीं पाए। लेकिन लगातार हम इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। साहिर लुधियानवी जी की ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जिस तरीके से आदरणीय इच्छित जी और हमारे सारे साथी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो हम लोगों ने ये कमिटमेंट लिया था कि हम इस संकलन को लेकर के आएंगे। इसमें थोड़ा समय लग रहा था, लगातार मैं और इच्छित जी मिलकर के हम लोग इसके लिए कार्य कर रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने अक्ष फाउंडेशन के नाम से अनुवाद अभ्यास करके एक पुस्तक का बीच में विमोचन किया था। अनुवाद अभ्यास, वैसे हमारे जो भी साथी जो लगातार निरंतर अनुवाद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक पुस्तक हम लोगों ने बीच में हम लोगों ने अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से इसे हम लेकर के आए और जिससे काफी सराहना मिली। हमारे साथ में आदरणीय संतोष जी हैं, जिनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही इस पुस्तक को लेकर के आने में। तो मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक के बारे में 2 मिनट में संक्षेप में बताएं कि यह पुस्तक क्या है और इसे किस तरीके से हम लेकर के आए। जी आदरणीय संतोष जी। संतोष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संतोष जी। जी हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के इस शुभ संध्या पर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। सर्वप्रथम आज इस 75वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और इस काव्य गोष्ठी के लिए उपस्थित सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों, कविगण, सभी मित्रों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और समरांजलि के सभी रचनाकारों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज इस समरांजलि के लोकार्पण के लिए उपस्थित हैं और इस आभासी रूप से इस ऐतिहासिक पल का साक्षी होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और अभिषेक जी ने बताया कि यह पुस्तक पढ़ने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि यह पुस्तक न केवल विचार
और ज्ञान का सफल प्रस्तुतिकरण है, बल्कि यह विभिन्न मुद्दों और संघर्षों को समझने में भी अवसर प्रदान करती है। रह गई बात अक्ष फाउंडेशन द्वारा इस पुस्तक की, जिसका नाम है अनुवाद अभ्यास, जो आपके समक्ष उपस्थित है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र, मेरे बंधु श्री अभिषेक प्रकाश जी और हमारे कुछ श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में यह किताब तैयार की गई है। और इस पुस्तक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक में लगभग 200 से अधिक पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, जो कि इन प्रकार के परिवेशों पे हैं, जैसे कि लीगल से हैं, सांस्कृतिक है, ताकि बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनको तैयारी करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो परीक्षाओं में जिस प्रकार के परिच्छेद पूछे जाते हैं उन सब से वो अवगत हो सके। इस पुस्तिका में न केवल अनुवाद के लिए पैराग्राफ दिए गए हैं, जबकि इसके स्टैंडर्ड अनुवाद भी दिए गए हैं, ताकि लोग, अभ्यर्थी अनुवाद कर सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। पिछले 7 वर्षों में पूछे गए जो अनुवाद के परिच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं, उनको इसमें संकलित किया गया है। इसमें वर्षवार पूछे गए निबंध के टॉपिक लिखे गए हैं, दिए गए हैं, इडियम्स, फ्रेजेस आदि दिए गए हैं। अनुवाद करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में कुछ विशेष बातें दी गई हैं, समझाने के प्रयास किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रशासनिक और विभिन्न विधि संबंधित वाक्यांशों का अनुवाद दिए गए हैं। दैनिक हमारे कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग में आने वाले प्रशासनिक वाक्यांशों का अनुवाद दिए गए हैं। इसके साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ अभिव्यक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का भी अनुवाद दिया गया है। और उम्मीद करता हूं कि इस पुस्तक से अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा यह पुस्तक, और उनके परीक्षा की तैयारी के लिए के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल उपयोगी साबित होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लगभग इस पुस्तिका का 300 से अधिक प्रतियां हमारे अभ्यर्थियों के पास है, और लोगों की जो सराहना है वो हमें प्रेरित करती है आगे अच्छे काम करने के लिए। और इस प्रकार अन्य भविष्य में भी आप श्रेष्ठ जनों का अगर आशीर्वाद मिलता रहे, तो हम इस सीरीज के और इस प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित अन्य पुस्तक हम लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। इसके बाद में इस वर्ष, पिछले वर्ष हमने 26 जनवरी 2022 के लिए लक्ष्य रखा था समरांजलि कहानी संकलन के लिए, कहानी संग्रह के लिए। 26 जनवरी 2024 आज हम लोग इस कहानी संग्रह समरांजलि का विमोचन कर रहे हैं। इच्छित जी ने इसके बारे में एक भूमिका दी, परंतु फिर भी मैं एक बार चाहूंगा, एक चीज जिससे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट इससे पहले कि हम अपने समरांजलि के विमोचन कार्यक्रम में आगे बढ़ें, जैसा कि आप देख सकते हैं, समरांजलि के विमोचन से पहले हमने प्रयास किया, इच्छित जी का बहुत ही अथक प्रयास रहा कि समरांजलि की प्रतियां हमने बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा दी। और आज समरांजलि कहानी संकलन की प्रतियां पूरे देश में, कह सकते हैं कि पूरे देश के लगभग हर एक राज्य में पहुंच चुकी हैं, जहां जहां पे भी इसके लेखक या अन्य लोग जो इसके लिए लगातार ऑर्डर कर रहे हैं। अमेजन पर यह बुक काफी तेजी से लगातार इसके ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, और इच्छित जी बताएंगे अब तक कितने ऑर्डर हमें प्राप्त हो चुके हैं और अभी इसकी क्या स्टेटस है। इच्छित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में कृपया समरांजलि को लिखे जाने से लेकर के और अभी तक की जो कथा रही उसके बारे में 2 मिनट हमें बताएं, और उसके बाद हम लोग विमोचन कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। समरांजलि को लिखे जाने की कथा तो मैं संक्षेप में बहुत पहले बता चुका हूँ कि शुरुआत जब हमने की थी तो 6 कहानीकारों की कहानियां प्राप्त हुई थी, और फिर उसको 6 से 16 और 26 तक लाने में 6 महीने में मैं सफल रहा। पर उसके बाद मुझे 2 महीने और इंतजार करना पड़ा, जब मैं इस संकलन को 30 की संख्या तक ला पाया। फिर उसके बाद मैंने नूर सर से आग्रह किया, सर्वेश अस्थाना सर से आग्रह किया, जिनकी टिप्पणी हमारे पुस्तक के फ्लैप पर आगे और पीछे दोनों तरफ प्रस्तुत है। और सर ने अपनी शुभकामना संदेश के साथ, सर्वेश सर ने और नूर सर ने जो हमें आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से आज की तारीख तक 97 किताबें अमेजन के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लोगों तक जा चुकी हैं। और सर्वेश सर जो कि यात्रा कर रहे हैं, इस समय उन्हें फिर से कहीं यात्रा पर निकलना है, वो निकल चुके हैं।
तो मैं आग्रह करूंगा कि पुस्तक की चर्चा तो हम करते रहेंगे। इस समय हम सर्वेश सर को इस पटल पर लाना चाहेंगे कि सर आकर के हमें अपने आशीष वचन हमारे सामने रखें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारी ये पुस्तक उनकी ही तरह एक सफल होकर देश के बड़े बड़े आयामों तक पहुंचे, क्योंकि सर्वेश सर का नाम मैं तो नहीं सोचता कि साहित्य की दुनिया में इस समय कोई भी व्यक्ति होगा जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हो, सर्वेश सर को नहीं जानता हो। तो हमारी पुस्तक भी उसी तरह प्रशंसा पाए, हमारी सम्रांजलि इसी तरह तरक्की करे, ये इसके लिए मैं सर से आशीष वचन चाहूंगा। सर्वेश सर, सीधे अब आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जी। आशीष वचन सौंपे सर। हाँ, बस मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है आवाज। मेरी जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं आप सबको आवाज आ बहुत रही है। बहुत प्रणाम करता हूँ और इच्छित को बहुत ज्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं अत्यंत व्यस्त किसी कार्यक्रम में हूँ, लेकिन मैं इच्छित के साथ अपना जो रिश्ता है उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी भी। इच्छित को मैं आज से नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 20 वर्ष हो रहे होंगे, मैं तब से जानता हूँ। और इन्होंने नया नया कमीशन लिया था उसके बाद से, तो मैंने इनकी सारी यात्रा एक तरह से देखी है, मैं उसका गवाह रहा हूँ। इनके अंदर एक सकारात्मक जज्बा है और किसी भी परिस्थिति में इनको मैंने उत्तेजित होते, हताश होते नहीं देखा। किसी कार्यक्रम में मान लीजिए इन्होंने बुलाया और मैंने ऐन मौके पे मना किया कि नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो इनके चेहरे पर कोई शिकन हमने नहीं देखी और उसको सत्य मान करके, मेरे बहानों को भी सच मान करके इन्होंने उसको स्वीकार किया होगा। हालांकि मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, तो और इनका प्रेम हमेशा बना रहा। दूसरी बात, अब सम्रांजलि पर आता हूँ। सम्रांजलि की दोनों पुस्तकों का मैं साक्षी हूँ। एक तो बड़ी बात यह है कि जो सेना में व्यक्ति होता है वो हम जैसे साहित्यकारों से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम लोग समाज के सिर्फ एक हिस्से को देखते हैं और सेना का जो व्यक्ति होता है वो समाज के दोनों हिस्सों को देखता है। जो सामान्य जनजीवन है वो भी, जो विशेष जनजीवन है वो भी सेना का। तो उसके भीतर जो आवेग, संवेग और अनुभूतियां होती हैं वो हम लोगों से कहीं बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये इनके अंदर बहुत सकारात्मक रहा। ये जो सम्रांजलि तीसरी वाली जो दूसरी किताब है जिसमें 30 कहानी संग्रह हैं, मैंने उनको पढ़ा है और उसमें कुछ कुछ लोगों ने तो इतना अद्भुत लिखा है कि लगता है कि वो प्रोफेशनल कहानी लेखक हैं। कुछ लोगों ने को पढ़ने पे लगता है कि जैसे वो सैनिक हैं, उनके लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी जो उनका संप्रेषण है, जो उनकी अपनी कहन है, जो अपनी बात रखने की उनकी अपनी शैली और ताकत है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरी एक चीज में जो इन दोनों पुस्तकों से एक नतीजे पर पहुंचा कि इच्छित एक बहुत अच्छे संपादक हैं। इन्होंने कहानियों का जो क्रम रखा है, उन कहानियों का क्रम भी अपने आप में एक अच्छे संपादक का परिचय देता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये एक अच्छे चित्रकार हैं। जो चित्रकार होता है, जिसको रंगों के संयोजन का अनुभव होता है, जिसको रंगों के अनुपात का अनुभव होता है, वो सब जगह पर उसी आनुपातिक छटा को बिखेरना चाहता है। तो इन्होंने इस पुस्तक में उस अनुपात को भी दिखाया है कि एक अच्छे चित्रकार हैं। जो चित्रकार होता है वो हर चीज को बैलेंस रखता है, चाहे अपने जीवन में, चाहे अपने लेखन में, चाहे अपनी वाणी में। जो लोग इच्छित से जुड़े हुए हैं इस पूरे ग्रुप में, जो 25 लोग जुड़े हुए हैं टोटल, 6 और 25 31 लोग इस समय जुड़े हुए हैं, वो 31 लोग जानते हैं कि इच्छित एक सकारात्मक, ऊर्जावान व्यक्ति हैं। इनकी कविताएं जो कच्ची पक्की इन्होंने शुरू में लिखी, वो इन्होंने हमें दिखाई। शुरू में मैंने इनको बहुत हल्के में लिया था, मैं आज बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। शुरू में जब ये हमसे मिले तो मैंने इनको बहुत लाइटली लिया कि अरे सब लोग लिखने आ जाते हैं, ये भी एक सैनिक है, लिखना चाहता है। तो लेकिन फिर जब मैंने इनकी कविताओं को ठीक से पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ठीक से पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार ये तो हमसे बहुत अच्छा रचनाकार है, ये तो हमसे बहुत अच्छी और गहरी बातें कर रहा है। तो धीरे धीरे मेरा मन जो है इच्छित के प्रति पहले तो आशीर्वाद भाव में था, फिर प्रेम भाव में आ गया। अब जो है इच्छित के प्रति मेरे मन में बहुत आदर भाव है, इनकी रचनाओं की गहराइयों को लेते हुए।
मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जल्दी से समरांजलि तीसरी भी आए, समरांजलि चौथी भी आए, और समरांजलि को गीतांजलि की तरह कभी नोबेल प्राइज मिले, मैं ये शुभकामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि मुझे अस्पताल जाना है, तो मैं विदा भी लेता हूँ। मैं फिर इच्छित से पूरी बात कर लूंगा। मुझे अभी खाना लेके अपनी वाइफ के पास पहुंचना है हॉस्पिटल तुरंत। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इच्छित को बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन आशीर्वचनों के लिए, और आपके ये शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है और हमें आगे भी इसी प्रकार से प्रेरित करते रहेंगे। स्क्रीन पे ये नाम है, आप देख पाएंगे 31 नाम है, जिन लोगों ने 32 नाम है हमारी अलमारी में इन लोगों की रचनाएं जो हैं समरांजलि कहानी संकलन में संकलित हुई हैं, कहानियां संकलित हुई हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे जो भी अतिथि यहाँ पे हैं और जितने भी हमारे साथी हैं जिनके पास में समरांजलि की प्रति जिनको प्राप्त हो चुकी है, वे कृपया इसे अपने हाथ में ले लें। और एक हम कह सकते हैं कि जो समरांजलि का फॉर्मल विमोचन है ना, वो आज उसका दिवस है, तो सभी लोगों के पास में प्रतियां पहुंच चुकी हैं। एक बहुत ही जोरदार करतल ध्वनियों के साथ में हम लोग इस शानदार पुस्तक का, इस कहानी संकलन का हम लोग स्वागत करेंगे। तो अब तो जैसे तालियां भी जो है, देखिए बहुत ही डिजिटल तरीके से तालियां भी बजने लगी है ना। तो ये नया डिजिटल जमाना आ गया है और हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। डिजिटल जमाने की वजह से ना चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय आदरणीय एडमिरल नूर साहब हैं। सर के पास भी ये पुस्तक पहुंच चुकी है, तो मैं इस विमोचन कार्यक्रम के लिए सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। पर सर को आमंत्रित करने से पहले एक छोटी सी बात, जैसा कि अभी आदरणीय सर्वेश अस्थाना सर ने भी कही कि समरांजलि दूसरी हमने निकाली, समरांजलि तीसरी भी आए, तो पथ पर आगे हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये इसमें इच्छित जी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही सर्वेश अस्थाना सर ने, और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं इच्छित जी। कई वर्षों से मैं उन्हें स्वयं जानता हूं। तो हम सारे लोग मिल करके और हम सारे लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है, लगातार निरंतर हम इस पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस पथ पर आगे हमारी जो योजना है उसके बारे में मैं अगले 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो समूह है, योद्धाओं का साहित्यिक समूह हमने इसका नाम दिया है, और इस समूह में ज्यादातर वैसे साहित्यकार और लेखक जुड़े हुए हैं जो किसी न किसी रूप से सेना से या भारतीय नौसेना से, भारतीय सेना से, या भारतीय वायुसेना से, या फिर अर्धसैनिक बलों से, या फिर पुलिस से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम सभी लोगों का बैकग्राउंड, हम सभी लोगों की पृष्ठभूमि वही रही हुई है। हमारे साथ आज हम सबके आदरणीय एडमिरल नूर साहब भी हैं, जो कि भारतीय नौसेना में थे, और भारतीय नौसेना से उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर के और आज वे जो है काव्य जगत में एक सितारे की तरह पूरे देश में चमक रहे हैं। मैं सर के स्टेटस देखता रहता हूँ, मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सर का, और शुरू में मैंने देखा पहले, और धीरे धीरे अब तो ऐसा आ गया है कि शायद ही देश का कोई ऐसा नामचीन कवि हो जिसके साथ सर की फोटो नहीं है। हमें देख करके बहुत गर्व महसूस होता है। सर पे तो होता ही है, सर पे तो बहुत पहले से होता था, खुद पे इसलिए गर्व महसूस होता है कि ऐसी हस्ती के साथ हमने भी कभी कविताएं, हमें भी पढ़ने का मौका मिला, तो हम खुद भी गर्वान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि अरे इनके साथ हमने भी कविता पढ़ी है। तो सर का बहुत बहुत आभार। और मैं देख रहा था सर के आज स्टेटस में कि पहले से सर के ऑलरेडी आज के दिन में कई सारे कार्यक्रम थे, उनके स्टेटस में लगा हुआ था, उसके बावजूद सर ने समय निकाला। इसके लिए सर हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाला सर। और सर आपका और आप सभी लोगों का यदि इसी तरीके से आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहा, तो हमारी इस पंक्ति में हमारा जो अगला प्रयास है वह समरांजलि संस्मरण की तरफ है, क्योंकि हम सब सैनिक हैं, हम सब फौजी हैं, और हम सबों के पास में ऐसी कुछ न कुछ कहानियां हैं जो हम लोगों से कहना चाहते हैं। और ये वो कहानियां हैं जहां तक बाहर, जिसको हम सिविलियंस कहते हैं, जो सिविल हमारे लिए जो सिविलियंस है, तो वो लोग उन कहानियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कहानियां कहने का जज्बा हर किसी के अंदर में है। क्योंकि जब हम लोग समरांजलि काव्य संग्रह लेकर के आ रहे थे, तब सब लोग ये पूछ रहे थे कि सर चूंकि ये सैनिकों की का काव्य संग्रह है, तो क्या केवल देशभक्ति की कविता लिखनी है? हमने कहा नहीं, आप जो चाहे कविता लिख सकते हैं। हम जब कहानी संकलन लेकर के आ रहे थे, उस समय भी यह प्रश्न हमारे सामने आया था, हमने कहा नहीं। लेकिन जब हम समरांजलि संस्मरण लेकर के आ रहे हैं, तो हम इसे बिल्कुल ही विशिष्ट संस्मरण बनाना चाहते हैं, इस तरीके का संस्मरण बनाना चाहते हैं कि जहां पे हम सब लोग चूंकि पूर्व सैनिक हैं, तो एक ऐसे संस्मरण जो हमारे मनोमस्तिष्क में हैं,
और वो सदैव रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक वे संस्मरण हमसे दूर नहीं जा सकते। भले हमने सेना को, नौसेना को छोड़ दिया, लेकिन सेना, नौसेना, वायुसेना ने हमें कभी नहीं छोड़ा और ना वो छोड़ने वाली है। तो वे जो संस्मरण है, उस ऐसे संस्मरणों को हम इस संग्रह में सम्मिलित करेंगे। और इसमें आगे इस तरह की योजना है कि इस संस्मरण को न कि केवल हिंदी में, जैसा कि आप में से जो लोग पिछले वर्ष 2022 में जब हमने समरांजलि काव्य संग्रह का विमोचन किया था, आदरणीय एडमिरल नूर साहब भी थे उस समय, तो उस समय ये बात हमने रखी थी कि समरांजलि ऐसा नहीं कि केवल हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली पुस्तक होगी। हम आने वाले भविष्य में ऐसा प्रयास करेंगे कि भारत की सभी भाषाएं, और यदि हम कर पाए तो विदेशी भाषाओं को भी हम समरांजलि में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो समरांजलि संस्मरण को लेकर के हमारी जो योजना है, जिसपे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, बहुत हद तक काम हो चुका है, कि हम इसे भारत की सभी भाषाओं में प्रकाशित कराने का प्रयास करेंगे, और यदि संभव हुआ तो विदेशी भाषाओं में भी हम इसका अनुवाद करके और हम इसे प्रकाशित करेंगे। क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इस समूह के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि एक साहित्यकार हैं, ना कि केवल कहानी संस्मरण या कविताएं लिख सकते हैं, बल्कि हम में से ज्यादातर लोग अनुवादक भी हैं, और हम में से कई सारे लोग अनुवादक के पद पे आज के वक्त में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो अपने अनुवादक होने का लाभ हम यहाँ पे उठाएंगे, और समरांजलि को हम इस तरीके से लेकर के समरांजलि संस्मरण को आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई व्यक्ति, चाहे वो जो भी भाषा जानता हो, उसकी कोई भी भाषा जानना उसे समरांजलि संस्मरण को समझने के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। आप मलयालम जानते हैं, आप मलयालम में समरांजलि संस्मरण पढ़िए। आप तेलुगु जानते हैं, आप तेलुगु में पढ़िए। आप असमीज जानते हैं, आप असमीज में पढ़िए। बंगाली जानते हैं, बंगाली में पढ़िए। उड़िया जानते हैं, उड़िया में पढ़िए। आपकी भाषा इस संस्मरण के विषय वस्तु को समझने में कहीं भी बाधा नहीं बननी चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और यदि आप सब लोगों का निरंतर यूं ही सहयोग बना रहा तो बहुत जल्दी समरांजलि संस्मरण लेकर के भी हम आपके बीच में आएंगे। तो ये हमारा आगे वे हेड था। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय आदरणीय नूर सर से कि सर, आज के इस उपलक्ष्य में, जबकि हमने समरांजलि कहानी संकलन का विमोचन किया, आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आपके चंद शब्द हमें प्रेरित करने के लिए सर। बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम लोग आमतौर पे वर्दी में परेड करके और तब मनाया करते थे, और अभी लगता भी है। मेरी वो 4 लाइनें हैं, मैं कई बार बोलता हूँ, यहाँ तो सुना ही सकता हूँ कि झुलसते हैं जो गर्मी में तो सर्दी याद आती है, जवानी सरजमी के नाम कर दी याद आती है, वो कहते हैं मेरे ऊपर तो सारे रंग फबते हैं, मगर मुझको मेरी नेवी की वर्दी याद आती है। तो क्या बात, वो तो हमेशा याद आएगी। लेकिन जब हम लोग सेना में थे, नौसेना में थे, तो हम लोगों के कुछ रिश्ते बने, कुछ संबंध बने, और उन संबंधों का बहुत अलग अलग तरीके का आधार था। कुछ आधार था कि एक दूसरे की सहायता की, कुछ आधार था कि एक जैसे सोच थी, कुछ आधार था कि एक जैसी हम लोगों की पसंद थी, और कभी ऐसा भी था कि एक जैसा चरित्र भी था, और कभी कभी लगा कि एक जैसी भाषा भी थी। तो उससे कुछ संबंध बने। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सशस्त्र बल, फौज ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क होता है एक तरह के रैंक के हिसाब से, लेकिन ऐसा था नहीं। इस ग्रुप में, इस समूह में जितने भी लोग हैं वो इस बात के साक्षी हैं कि खास तौर पर जब हम लोगों के मन मिले तो हम लोगों का एक संबंध बना, और वो बहुत अटूट है और आज तक है। मैं इच्छित जी को और आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस काम को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। मैं सच बताऊं, जब आपकी पहली समरांजलि निकली थी तो मुझे ये लगा था कि शायद ठीक है, सबको वो शौक होता है अपना कुछ छपवाने का। एक किताब छप गई, और उसके बाद आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम था, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जिस तरह का सोचा है कि कहानी संग्रह निकलेगा आ पाएगा। क्योंकि क्या होता है, कहानी लिखना बहुत मुश्किल है, कविताएं लिखना बहुत आसान है, और कहानी लिखना बहुत मुश्किल है, और अच्छी कहानियां लिखना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, सच बताऊं आपको। लेकिन आज जब ये समरांजलि मेरे हाथ में है कथानक के साथ, तो वाकई मुझे आप लोगों पर गर्व है
कि आप लोग सिर्फ बातों में हवा की बातें नहीं करते, आप लोग सतही बातें नहीं करते, आप में दम है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है अभी। और जो आपने ये तीसरा अपना चरण सोचा है ना, वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत मनोरंजक और बहुत ज्यादा उसकी रीच होगी। मैं आज आपको बताता हूँ अपने दूरदर्शिता से। मैंने कहानियां भी लिखी हैं। मेरी कहानी की पुस्तक आप लोगों को मालूम है 5 बार रिप्रिंट हुई है, उसके बाद इतना उसका अनुवाद भी हुआ। मैंने काव्य भी बहुत लिखा है। लेकिन आपने जो ये संस्मरण की बात कही ना, संस्मरण एक ऐसी चीज है जो हर एक को बहुत आनंदित करता है और सब इसको सुनना चाहते हैं। और जहां तक आप लोगों के एडिटिंग का सवाल है, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ही मुश्किल काम है एडिटिंग। और जितनी खूबसूरती से आपने पहले वाली की भी एडिटिंग की थी और इसकी भी एडिटिंग की है, उसके लिए आपको सल्यूट। बहुत अच्छी एडिटिंग है। और बहुत कम ऐसी इस स्तर की पुस्तकें होती हैं जिसके अंदर आपको त्रुटियां ना मिले। इसका श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं अनुवाद से जुड़े हुए थे, हिंदी भाषा से जुड़े हुए थे, हिंदी भाषा के प्रेम से जुड़े हुए थे। और मैंने आप सब लोगों में एक खास बात देखी कि बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो शायद हमारी बात अच्छी तरह पसंद की जाएगी, शायद हमारी बहुत इज्जत होगी, या हमको ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाएगा, ज्यादा हमारा बर्ताव अच्छा समझा जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कभी वो हीन भावना को अपने ऊपर आने नहीं दिया और हिंदी को आपने वो दर्जा दिया, आपने हिंदी को वो प्रेम दिया, हिंदी को आपने वो आदर दिया जिसकी वो भागीदार थी, जिसकी होनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि सबसे बड़ी हीन भावना यही होती है कि आदमी अपनी खुद मातृभाषा को ओछा समझे और उसको कम समझे। उसकी वजह है कि आज सम्रांजलि इतनी अच्छी रूप में हमारे पास आई है। आपकी तीसरी पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक और दूसरी भाषाओं में लिखने का सवाल है, आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनके अंदर इतनी ऊर्जा हो, जिनकी इस तरह का ध्येय हो, जिनकी दूरदर्शिता इतनी अच्छी हो और जिनके सब पास इतना समय हो और इसी स्तर का आपको वो काव्य और कथानक दे सके, तभी आप वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन आपका जो तीसरा चरण है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरह होगा ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हम सबके जीवन में कहानियां चलती रहती हैं और उन कहानियों में वो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। लेकिन एक कथाकार का जो मन है वो ये चाहता है कि मेरी बात सब लोग सुने। वो उनको बताने की कोशिश भी करता है अच्छी तरह से। लेकिन एक अच्छा कथाकार वही होता है जो अपनी बात को एक बहुत ही रुचिकर अंदाज में दूसरों को समझा सके। मैंने सारी कहानियां पढ़ी हैं, 5-6 कहानियां मुझको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसमें लोगों के लिखने का जो अंदाज है, जिस तरह से उन्होंने उनको प्रेजेंट किया है, वो सब बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों को अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कहानी लिखना एक बहुत मुश्किल कला है। आपको कथानक भी होना चाहिए, आपको एक खास तरह का शुरुआत होनी चाहिए, फिर एक क्रेसेंडो होना चाहिए और उसका जो अंत होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि आपको वो आकर्षित करे। सिर्फ बात कह के खत्म कर देने में कथानक इतना अच्छा नहीं आता है। तो सम्रांजलि की बहुत अच्छी लगी मुझे, कहानियां बहुत अच्छी हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी संस्मरण का आ रहा है, संस्मरण में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। संस्मरण के लिए मैं आप लोगों को 3 बातें कहना चाहूंगा। जो लोग शायद अभी सुन रहे हैं या उसके आगे होंगे, शायद आपको काम आए ये। पहली बात तो ये कि संस्मरण जब भी लिखें वो सत्यता से लिखें। उसमें बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं आर्टिस्टिक लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए, वो इतना अच्छा नहीं होता है। कथा खास तौर पे जब आप संस्मरण लिख रहे हैं, कहानी में चलता है, काव्य में भी चलता है, लेकिन संस्मरण में मना करें ऐसा। दूसरी बात, ऐसा कुछ चीज उसमें नहीं लिखिए, कभी भी मत लिखिए। अगर कोई संस्मरण है भी तो उसमें किसी का नाम खास तौर पे लेके आने में, अगर उसमें उसका उपहास हो रहा है या उसको कहीं पर कोई भी दुख होने का उसमें कारण है तो कम से कम उसका नाम ना लिखिए। और ऐसे उसके आसपास का वातावरण भी मत बताइए कि लोग उसका नाम पहेली की तरह अपने आप बूझ रहे हैं और फिर उसके बाद वो उपहास का कारण बने। उससे अच्छा नहीं लगता है। तो संस्मरण लिखते समय ये दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान से रखिए। और तीसरी बात, संस्मरण में ऐसे ये जरूरी है कि वो संस्मरण इस तरह का होना चाहिए, आपको तो वो अपीलिंग होगा, जरूरी हो, लेकिन उसकी एक यूनिवर्सल अपील होनी चाहिए। उसको दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे वो सुनकर। वो हास्य भी हो सकता है, वो करुणा भी हो सकती है,
वो विभत्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन इन तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कथानक की पुस्तक होगी, ये अभी तो आपका 90-93 किताबें बिकी है, आप पहले दिन ही आप देखिएगा कि कितनी हाई आपकी सेल जाएगी। बहुत 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 पसंद आता है लोगों को संस्मरण, मैंने देखा है ये करके। तो मेरी बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मैंने तो आप लोगों को बचपन से पढ़ता हुआ देखा है, और इस लेवल पे पहुंचते हुए, इस स्तर पे पहुंचते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप लोगों का दिल में है आप वो करते हैं। मैं नेवी में एडमिरल से रिटायर हुआ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं किसी यूनिवर्सिटी में भी जा सकता था, किसी चेन ऑफ स्कूल्स में भी जा सकता था, मैं कुछ बिजनेस भी कर सकता था, मैं बहुत बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जिसमें मुझे रोज सुबह उठ के खुशी होती है और रोज सोते वक्त खुशी होती है। तो आप लोग वो काम कर रहे हैं जिसमें आप लोग खुश हैं, और वही सबसे बड़ी बात है। मैंने आप लोगों की देखी है, आपकी चित्रकारी देखी है, आपकी कथा लिखने की देखा, आपकी काव्य मैंने सुना है, और दम है उस सब में, भाई ऐसी बात नहीं है। फौजियों में दम हमेशा होता है, और उनके इस काम में भी बहुत दम है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं कल सुबह बैंगलोर निकल रहा हूँ, मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। आपको मालूम है दिल्ली में कितना कोहरा है, तो 6 बजे मुझे जाना है, तो ग्रेटर नोएडा से निकलना पड़ेगा मेरे को 3-4 बजे। मैं आपके साथ रुकूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम चला जाऊं, मैं रुकूंगा थोड़े साथ। लेकिन मैं अभी से आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी जाना है, और मैं तो जल्दी सोने वाला आदमी हूँ, तो जल्दी सो जाता हूँ। आजकल मुशायरों में कभी कभी जागना पड़ता है, तो इसके लिए मेरा एक प्रोग्राम है कल बैंगलोर में, परसों बम्बई में है। तो देखिएगा आप लोग, अगर मौका लगेगा तो जो कोई अगर हैं बम्बई के लोग वहाँ पर, तो होगी मुलाकात वहाँ पर। और एक बार और आप सबको बहुत बधाई, और एक बार फिर समरांजलि को सल्यूट। सर एक अभिषेक जी, निवेदन आ रहा है सर कि सर कुछ एक रचना सर, बहुत कम सौभाग्य मिलता है हम लोगों को आपकी रचनाएं सुनने का। अच्छा, यही मैं बोलने वाला था। अभिषेक जी ने बोल दिया कि न्यूज रीड के मैं देखता हूँ कि आई थिंक 365 दिन में 300 कार्यक्रम में तो वो जा रहे हैं, तो हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो कुछ पंक्तियां तो हमें सुना दें, क्योंकि ये पंक्ति तो मैं सर से सुन चुका हूँ, वर्दी वाली। ये सर मेरे पेंटिंग एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए लखनऊ पधारे थे, और दिल्ली से सर लखनऊ मेरे लिए आए थे, और एडमिरल रैंक से सर रिटायर हुए। एडमिरल रैंक के पास मिलने जाना कितनी बड़ी बात थी, अभिषेक जी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं कितनी बार सर के रूम में गया हूँ, सर से पर्सनली बात किया। तो सर थैंक यू सो मच, आई डोंट हैव वर्ड्स। पर आप कुछ तो सर सुनाइए, इस इतने सारे लोग इस समय करीब 35 लोग के आसपास हमसे जुड़े हुए हैं, आपके कुछ अच्छा शब्द ठीक है, हमें। मैं आपको दो मुक्तक और एक सुना देता हूँ कविता। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी सर की एक पंक्ति जो है मैं हमेशा कोट करता हूँ सर, हमेशा कहीं पर भी जहां पर भी जैसे इस तरह की बातें होती हैं, तो मैं हमेशा आपकी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि कुछ एक उसमें मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कि पंडित जी खुश हैं बृहस्पति में, और जुम्मे में वो खुश है, और नूर मियाँ अफसर सरकारी छुट्टी और इतवार में खुश है। वही सुना दूंगा। उससे पहले 4 लाइन के 2 सुन लीजिए मुक्तक। पहले है कि चमक की चाह में ये सरजमी नहीं छोड़ी, चमक की चाह में ये सरजमीन नहीं छोड़ी, यहाँ की धूप यहाँ की जमीन नहीं छोड़ी, ये पेड़ आज जो ऊंचाइयों को छूता है, जरा सा बीज था जिसने जमीन नहीं छोड़ी। क्या कहने से। और एक और 4 लाइन सुनाता हूं आपको कि जिसमें औरों की खुशी हो वो खुशी देना मुझे, जिसमें औरों की खुशी हो वो खुशी देना मुझे, सब गमों को घोल दे ऐसी हंसी देना मुझे, और जिंदगी में साल कितने हैं कोई परवाह नहीं, जितने भी हो साल उनमें जिंदगी देना मुझे। क्या बात है। और आपकी पसंदीदा गजल सुना देता हूं मैं आपको कि रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश, रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश, हम अपने संसार में खुश हैं वो अपने घर बार में खुश। क्या मतलब है? और प्यार मोहब्बत हंसी खुशी की कोई उम्र नहीं होती, प्यार मोहब्बत हंसी खुशी की
कोई उम्र नहीं होती। बचपन के प्यार, उम्र नहीं होती। प्यार मोहब्बत हंसी खुशी की कोई उम्र नहीं होती। तब बचपन के प्यार में खुश थे, अब 55 के प्यार में खुश। और शेर यूं भी हुआ है कि बारिश के मौसम के यूं तो दोनों ही दीवाने हैं। क्या बात। बारिश के मौसम के यूं तो दोनों ही दीवाने हैं। हम हल्की बौछार में खुश हैं, सनम मूसलाधार में खुश। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और शहजादों से प्यार किया है जब भी कभी कनीजों ने, शहजादों से प्यार किया है जब भी कभी कनीजों ने, दीवारों में दिल दफनाकर शहजादे दरबार में खुश। क्या बात है। ये और थोड़े से तड़के का शेर है, ये भी सुन ले कि गौशालाएं खूब खुली और चारा चोरी बंद हुई। गौशालाएं खूब खुली और चारा चोरी बंद हुई। गाय अब यूपी में खुश हैं और भैंसे बिहार में खुश। और शेर यूं भी है कि दोनों ही शायर हैं, दोनों उम्दा गजलें कहते हैं। दोनों ही शायर हैं, दोनों उम्दा गजलें कहते हैं। एक छपकर अखबार में खुश है, एक बिककर बाजार में खुश। क्या बात है। और एक बहुत मशहूर शेर है इस गजल का, काफी लोगों ने कोट किया उसको, कि हाथ कमल के ऊपर हो या हाथ के ऊपर खिले कमल। हाथ कमल के ऊपर हो या हाथ के ऊपर खिले कमल, तब उनकी सरकार में खुश थे, अब इनकी सरकार में खुश। और अब वो शेर है जो आपने जिसके बारे में कहा कि मौलाना जुमे में खुश हैं और पंडित जी खुश मंगल में। मौलाना जुमे में खुश हैं, पंडित जी खुश मंगल में, और नूर मियां अफसर सरकारी छुट्टी और इतवार में खुश। ये गजब है। शानदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा आपकी पसंद गजल है वही सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत सीरियस गजल भी थी आज एक सुनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मूड फ्रेश रखते हैं, वही ज्यादा अच्छा है। सर आपकी गजलों में जी बहुत वैरायटी है आपकी गजलों में। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा भी है और अच्छे से तंज भी कर रहे हैं। शुक्रिया शैलजा जी, शुक्रिया। जो शेर था वो एक बार प्लीज और सुना दीजिए मुझे। कौन सा? बीज वाला जो शेर था एक बार और सुना दीजिए। कौन सा वाला, समझा नहीं। जिसने जड़ पकड़ के रखी थी जमीन की। अच्छा वो वाला, वो शेर नहीं है, वो कथा है 4 लाइन का कि चमक की चाह में ये सरजमी नहीं छोड़ी, चमक की चाह में ये सरजमी नहीं छोड़ी, यहाँ की धूप यहाँ की नमी नहीं छोड़ी। ये पेड़ आज जो ऊंचाइयों को छूता है, जरा सा बीज था जिसने जमीन नहीं छोड़ी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। मैं आपको फिर एक अपनी पसंद का सुना देता हूँ। मुझे लगता है अपनी पसंद की 4 लाइन सुना देता हूँ आखिर में। मेरा नाम तो बहुत छोटा सा है, एडमिरल नूर बोलते हैं ज्यादातर लोग मुझे, सारे दोस्त है। वैसे कुछ लोगों को मालूम है मेरा पूरा नाम है एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ही मालूम है कि मेरा पूरा नाम है सैयद मोहम्मद खुर्रम शहजाद नूरुलैन बरशौरी। ये मेरा पूरा नाम है। तो जब किसी को ये पूरा नाम बताते हैं तो उन्हें बड़ा संदेह होता है कि ये कहाँ की पैदावार है, ये है क्या चीज। तो उस संदेह पे 4 लाइनें लिखी हैं, वो शायद आप लोगों को पसंद आए। कि मुझ पर है संदेह कि मैं वंशज हूँ गाजी बाबर का, मुझ पर है संदेह कि मैं वंशज हूँ गाजी बाबर का, नहीं मियाँ मैं तो नौसैनिक था भारत के सागर का, और बचपन का सहपाठी हूँ मैं भटनागर और नागर का, और खून में मेरे भारत निर्मित च्यवनप्राश है डाबर का। बहुत शुक्रिया। तो अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं साथ जुड़ा हूँ आपके, जब मुझे जाना होगा तो मैं आगे लेके जाऊंगा।
बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका। अभिषेक जी शुरू करें जी। बहुत बहुत आभार सर। हमारे बीच में डॉक्टर शैलजा सिंह जी गाजियाबाद से हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री, बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं। कई सारे राष्ट्रीय चैनलों पे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, और आज भारत में अगर हम कवि सम्मेलन के मंचों की बात करें तो उनकी बहुत ज्यादा मांग है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। तो हम उनको भी सुनेंगे। इससे पहले हमारे बीच में अभी श्री विनय सिंह बैस सर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, और वे भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्ति लेकर के और वर्तमान में भारतीय संसद में कार्यरत हैं। और सर ने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं और बहुत ही उम्दा संस्मरण सर लिखते हैं। विनय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तक मैं पहुंच पा रहा हूँ? विनय सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन मोड में एक इश्यू होता है कि कई बार। हाँ विनय सर, आप तो हैं सेशन में, तो हैं? हाँ, आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है। जी सर। तो सर के संस्मरण बहुत ही रोचक होते हैं। सर के लिखने की शैली बहुत अच्छी होती है, और व्यक्तिगत तौर पे मैं जब भी सर के संस्मरण पढ़ता हूँ, बहुत सारे संस्मरण सर ने जो है सेना से संबंधित लिखे हुए हैं, तो एक बार में पढ़ के मेरा मन कभी नहीं भरता। मैं एक बार, दो बार, तीन बार, हालांकि सर के लिखने की शैली, सर का शब्द चयन जो है वो बहुत ही सरल होता है। ऐसा नहीं कि कोई क्लिष्ट शब्द कभी सर लिखते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रोचकता इतनी अच्छी होती है कि उसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, बार बार पढ़ता हूँ मैं। तो और मैं कहूँ कि सर के संस्मरण जब से मैंने पढ़ने शुरू किए, उसके बाद ही ये संस्मरण किताब का ख्याल, विचार मेरे दिमाग में धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ कि एक फौजी व्यक्ति के जिंदगी के जो संस्मरण है वो कितने रोचक हो सकते हैं। और अभी जैसे कि एडमिरल नूर सर का आशीर्वाद भी हमें मिला, तो मैं चाहूंगा कि संस्मरण की जो पुस्तक का हम योजना कर रहे हैं सर, उसके ऊपर दो शब्द सर आपकी तरफ से। आदरणीय नूर सर और बाकी साथियों, सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपसे एक से तो मैं जो इनका पहला गीत संग्रह था उससे जुड़ा हुआ हूँ, और उसकी प्रस्तावना में भी मैंने लिखा था, तो तब से मैं इनको जानता हूँ। संस्मरण के बारे में नूर सर ने बड़ी अच्छी बात भी बताई, और जो मुझे कहना था उससे को बहुत अच्छे ढंग से नूर सर ने पहले ही कह दिया। सेना से जुड़े संस्मरण जो होते हैं, उनको जो सिविल में लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ा कौतूहल का विषय है। हमारे लिए जो हमारा डेली का रूटीन है, हम कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए बड़ा कौतूहल का विषय होता है। मैं संसद में कार्य करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे साथ सिविल के लोग हैं वो भी ऐसे पूछते रहते हैं कि आप लोगों का कैसे रूटीन रहता है, क्या करते हो। तो बाकी लोगों के संस्मरण और हमारे संस्मरण में अंतर ये है कि जो हमारा संस्मरण है वो बाकी लोगों के लिए एक कौतूहल है, उससे वो कभी गुजरे नहीं। और सर ने जो नूर सर ने बात बताई कि संस्मरण को सत्यता से लिखो, वो अपने आप दिल की बात ना दिल तक पहुंच जाती है। ज्यादा बनावट, ज्यादा आडंबर, ज्यादा कठिन शब्द ये सब डालने से मतलब समझ में आ जाता है कि ये बनावट की चीज है, इसमें वो बात नहीं है। दिल की बात दिल से कह दो। हाँ, उसमें संदेश भी जाता है। संदेश ऐसे कि मैंने एक कहानी संस्मरण लिखा, कहानी नहीं संस्मरण लिखा, ब्लैक बॉक्स की कहानी। तो ब्लैक बॉक्स जो लोग हवाई जहाज से या एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, उसमें जहाज की सब कुछ डाटा उसमें सेव होता है। जब कभी जहाज क्रैश हो जाता है तो वो ऐसा होता है कि मतलब उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है कि लास्ट टाइम इसका टेम्परेचर कितना था, कितना आरपीएम पे था, सब कुछ उसका रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि क्या कारण हो सकता है इसका क्रैश होने का। और एक ब्लैक बॉक्स हमारे पास होता है, हालांकि नेवी वालों के पास वो होता है सूटकेस वगैरह होता है। तो जब मैं पहले सर्विस में था तो मैं कई लोगों से सुनता था कि अरे उन्होंने रिटायर होने के बाद भी अपना बॉक्स अपने घर में रखा हुआ है, उसमें कुछ चीजें हैं, बॉक्स टूट गया, फूट गया, बेकार हो गया, लेकिन रखे हुए, उससे उनका इमोशनल टच है। उस चीज को समझने के अब मैं समझ पाया हूँ, जब मैं खुद रिटायर हो गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, कि वो जो यूनिफॉर्म थी, जो वहां की चीजें थी, उनका क्या महत्व है। और जब आप उस ब्लैक बॉक्स की कहानी पढ़ोगे कि वो कहाँ ताम्बरम से शुरू हुआ और चंडीगढ़ में खत्म हुआ,
तो उसका एक जो इमोशनल जिससे हम लोग गुजरे तमाम चीजों से, वो समझ में आता है। तो संस्मरण लिखना जो है ना, मतलब अपने ही अनुभवों से पुनः पुनः गुजरने का एक कहानी है, और ये खुद को अच्छा लगता है, और जो चीज खुद को अच्छी लगती है ना, ज्यादातर बाकी लोगों को भी अच्छी लगती है। अरसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था, जिसमें कि हमने समरांजलि कहानी संकलन का विमोचन किया, हमने हमारे अक्ष फाउंडेशन के द्वारा अनुवाद अभ्यास जो पुस्तक उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लोग लगातार अनुवाद और हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बात करी। और उसके बाद में वे अहेड हमने अपने आगामी समरांजलि संस्मरण के बारे में बात करी। हमारे सभी वरिष्ठ जनों का हमें यहाँ पे आशीर्वाद मिला। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में, जो कि काव्य गोष्ठी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे समूह के भी समूह का हिस्सा हैं, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे साथ ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो निरंतर रचनाएं लिखते हैं। और हम लोग इस पटल के माध्यम से प्रयास करते हैं कि ऐसे सभी रचनाकार जो नवोदित रचनाकार हैं, जो उभरते हुए रचनाकार हैं, वे लोग अपनी कविताओं का पाठ कर सके, उन्हें एक हौसला मिले, उन्हें एक उत्साह मिले, उन्हें प्रेरणा मिले, और अच्छा लिखने का उन्हें यहाँ इस समूह में जितने भी लोग हैं उन सभी के सानिध्य में रह करके और वे और अच्छा लिख सके। तो इसके बाद हम लोग अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी यानी कि काव्य गोष्ठी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। काव्य गोष्ठी के लिए हमारे पास में कुछ नाम आए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों से नाम मांग रहे थे कि आशीष जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी सर। मैं कह रहा हम डॉक्टर शैलजा जी को सुनना चाह रहे थे। जी बिल्कुल सर, उनके साथ ही मतलब मैम के साथ ही हम कवि गोष्ठी की शुरुआत करेंगे, तो मैं उन्हीं तक पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस काव्य गोष्ठी में हम सबसे पहले, सर ने कह दिया, आदरणीय शैलजा सिंह जी हैं। और पिछले वर्ष समरांजलि, जब हमने समरांजलि काव्य संकलन हम जब लेकर के आए थे, तब भी मैम हमारे साथ जुड़ी थी, और उनके अद्भुत काव्य पाठ ने, अद्भुत गीत जो उन्होंने उस समय हमें सुनाया था, उन्होंने सबका मन मोह लिया था। तो मैं आग्रह करूंगा कि मैम जो है वे आज के इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करें, और उसके पश्चात जो नाम हमारे पास में आए एक एक करके हम लोग अपने इस जो हमारी काव्य गोष्ठी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी शैलजा मैडम। स्वागत।